नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राहुल के बाद पर पॉलिटिक्स वॉर 2 शुरू हो चुका है। कांग्रेस के नेता ने मोदी सरकार पर लॉकडाउन फेल होने का आरोप लगाया। लगातार दूसरे दिन बीजेपी ने पलटवार किया। आज मोर्चा संभाला कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने राहुल गांधी पर नेगेटिविटी फैलाने का आरोप लगाया। लॉकडाउन को लेकर चल रही लड़ाई के बीच लॉकडाउन बढ़ाने की संभावना भी जताई जा रही है। सभी खास मेहमान आज इस हल्ला बोल के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। इन सब के पास चलेंगे चर्चा करने के लिए, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। करता है जो आप हमारे जो छोटे कोरोना की फिक्र को राजनीति में उड़ाते चले गए। देश में लॉकडाउन पर राजनीति का तापमान दिल्ली की गर्मी को भी मात दे रहा है। बीते दिन कोरोना और लॉकडाउन पर राहुल ने सरकार को चुनौती दी थी। आज सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने और चुन चुन कर राहुल के आरोपों का जवाब दिया। कहा, राहुल गांधी देश को संकट काल में भ्रमित कर रहे हैं, उनके होमवर्क में कमी है। 60 दिन हो गए तो आई थिंक प्रधानमंत्री हिमसेल्फ विल एक्सेप्ट। प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। तो प्रधानमंत्री को अग्रेसिवली फ्रंट फुट पे फिर से आना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो देश को नेतृत्व दिया है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है, उसका यह फायदा है। मिस्टर राहुल गांधी, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट। लॉकडाउन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा था 21 दिन में लॉकडाउन कोरोना को हरा देगा। कोरोना तो बढ़ता जा रहा है। आप कहते हैं लॉकडाउन कोई सलूशन नहीं है, तो अपने मुख्यमंत्री को नहीं समझाते हैं आप, या वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, या आपकी बात में इतना हल्कापन है कि उसको वजन नहीं देते। जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? 52,000 करोड़ से अधिक रुपया सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजा गया है। 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। ये लॉकडाउन 4 के आखिरी 4 दिन के पहले पक्ष विपक्ष का टकराव है। सूत्रों की माने तो अब सरकार लॉकडाउन 5 पर रणनीति तैयार कर रही है। इधर राहुल गांधी ने आज हार्वर्ड के एक्सपर्ट से बातचीत की, जिनका ये सुझाव था कि भारत को सॉफ्ट लॉकडाउन ही रखना चाहिए। In India, of course, you know, 3 generations living together is a very, very common way of doing things. So there is a real challenge of how do you protect older people, especially as you open up and people start going back. सूत्रों के हवाले से आई जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन 5 में उन 11 शहरों पर ज्यादा नजर रहेगी जिनकी वजह से कोरोना के 70% मामले हैं। उन शहरों में शामिल होंगे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता। वैसे भारत के 60% मामले सिर्फ 5 शहरों से हैं। वो शहर हैं मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता। केंद्र सरकार धार्मिक स्थलों को खोलने पर भी विचार कर रही है। हालांकि किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन, त्योहार में भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं होगी। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। कर्नाटक सरकार ने आज ही ऐलान कर दिया है कि 1 जून से धार्मिक स्थल राज्य में खुलेंगे। कुछ रियायतें और शामिल की जा सकती हैं। उन इलाकों में जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां सैलून के बाद जिम भी खोलने की इजाजत मिल सकती है। स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। शादी में 50 और मृत्यु पर 20 यानी सीमित लोगों को ही शामिल होने की इजाजत मिलेगी। यानी कुल मिलाकर 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन 5 कुछ और रियायतों के साथ जारी रहेगा। क्या खुलेगा क्या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन सियासत का जोश हाई है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। परिचय आपका खास मेहमानों के साथ कराते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा साहब, जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, ये दोनों टीम बीजेपी का मोर्चा संभालेंगे। और हमारे साथ पवन खेड़ा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए। माजिद मेमन साहब, जाने माने वरिष्ठ वकील, लेकिन यहां पर उनकी भूमिका है प्रवक्ता एनसीपी के नेता के तौर पर। आइए चर्चा की शुरुआत करें। इससे पहले मैं आप सभी को
उन 4 बिंदुओं के बारे में सुना देती हूं, क्योंकि आज पवन खेड़ा जी इन 4 बिंदुओं पर ही कानून मंत्री ने मोर्चा खोला राहुल गांधी के खिलाफ। पहले सुन लीजिए। अब थोड़ा मैं राहुल गांधी के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। देश का संकल्प उन्होंने कैसे कमजोर करने की कोशिश की, इसको 4 खंडों में मैं रख रहा हूं। स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, वर्किंग अगेंस्ट द नेशन ड्यूरिंग क्राइसिस, तीसरा हंग्री फॉर फॉल्स क्रेडिट, चौथा से वन थिंग डज समथिंग एल्स, और 5वां है मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज। तो इन मुद्दों पर उन्होंने घेरा है, इसीलिए पवन खेड़ा जी के साथ शुरुआत करते हुए जल्दी से मोर्चा संभालिए और ये बताइए, राहुल गांधी पर आज हमला बोला है बीजेपी ने, कहा है वो फेक न्यूज फैला रहे हैं, देश को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, कोरोना पर, लॉकडाउन पर, मजदूरों पर। आपका जवाब? मुझे नहीं लगता इसमें कोई जवाब भी बनता है अंजना जी, क्योंकि आज जरूरत है हम सब मिलकर हमला बोलें उस परिस्थिति पर जो आज मुजफ्फरपुर के स्टेशन पर आपने देखी। दिल दहला देने वाली चित्रण था। एक बच्चा अपनी मृत मां को जगाने की कोशिश कर रहा हो और इधर देश का कानून मंत्री जो उसी प्रदेश से आता है इस तरह की हल्की बात करे। मुझे नहीं लगता इस हल्की बात का मैं कोई जवाब देना उचित समझूंगा। रही बात राहुल गांधी की या किसी भी विपक्षी नेता की, आज जो स्थिति है आपने मार्च से देखा, लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, सोनिया जी हों, जयराम रमेश हों, चिदम्बरम साहब हो, सब ने चिट्ठी लिखकर अपने अपने सुझाव दिए और वो सुझावों में कुछ सुझाव प्रधानमंत्री जी, काश की ये स्थिति भी नहीं आती पहले ही, क्योंकि सरकार चला रहे हैं, आपके पास तमाम आला अफसर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आपको कोई जरूरत नहीं थी हमारी, लेकिन फिर भी आपको सुझाव आपने माने हमारे, उसके लिए हम आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने अनुकंपा रखी अपनी। लेकिन आज जो स्थिति है उसको देखकर अगर कोई प्रश्न पूछता है आपसे कि आपने सोचा कि सिर्फ लॉकडाउन कर देंगे और हल निकल आएगा, तो राहुल गांधी तो पहले भी बोले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि सिर्फ लॉकडाउन, जस्ट लॉकडाउन इज नॉट द आंसर। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो आकर देश को बोला, और प्रधानमंत्री जब कुछ कहते हैं उनकी बात को सब गंभीरता से सुनते हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री की 21 दिन की लड़ाई है, हम सफल होंगे। हम पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री के जो एफर्ट्स हैं वो सफल हो। हम सब चाहते हैं सफल हो, क्योंकि देश यही चाहता है, हम भी यही चाहते हैं कि सफल होना चाहिए। एक भी व्यक्ति अगर आज सड़क पर दिखता है तो हम सबको दुख होता है, भारत की आत्मा रोती है। लेकिन ऐसे में अगर विपक्ष प्रश्न भी ना पूछे आपसे, तो आप एक काम करिए, आज करवा दीजिए अंजना जी, देश पर बड़ी कृपा होगी। आज जीवीएल साहब के माध्यम से या रविशंकर प्रसाद जी के माध्यम से आप ये आदेश जारी करा दीजिए कि इस सरकार से अगले 6 महीने तक कोई भी प्रश्न पूछना अलाउड नहीं है, अनुमति नहीं है उसकी। हम चुप हो जाएंगे, हम प्रश्न पूछना बंद कर देंगे, प्रश्न पूछना बंद कर दें। हम विपक्ष में हैं, प्रश्न पूछेंगे जब तक आप इमरजेंसी नहीं घोषित कर देते, विपक्ष का मुंह बंद नहीं कर देते, तब तक तो हम पूछेंगे, क्योंकि हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। जवाब देंगे। ठीक है खेड़ा साहब, जीवीएल साहब, आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्न पूछने वाले को चुप मत करवाइए, यही अनुमति, यही आपसे हमारी गुजारिश। अंजना जी, कल राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, और क्योंकि उन्होंने इस भाषा का जिक्र किया, मैं ही उसी भाषा पे बोल रहा हूं। और आज कांग्रेस के प्रवक्ता बैकफुट पर खेल रहे हैं। क्या राहुल गांधी क्लीन बॉल हो गए फ्रंट फुट पर खेल कर? कल सवाल सुझाना, बिल्कुल सवाल उठाना, क्रिटिसाइज करना भी आपका अधिकार है, जब लेकिन आपकी क्रिटिसिज्म वास्तविकता के आधार पर नहीं है, ये केवल काल्पनिक है, राजनीति से प्रेरित है, हम भी सवाल उठाएंगे। हम आपकी जो अनफेयर क्रिटिसिज्म को हम उसको उजागर करेंगे, देश के सामने रखेंगे। राहुल गांधी जी के जितने भी बयान हैं सारे गलत बयानी हैं, मैं उनको आपको प्रस्तुत करता हूं आंकड़ों के साथ। कांग्रेस पार्टी, अंजना जी, ये बहुत दिलचस्प वाला आंकड़ा है। कांग्रेस और यूपीए सरकार इस देश में 22% जनता रहने वाली राज्यों की देखभाल करती है, वहां शासन चलाती है। 22% देश की जनता कांग्रेस और यूपीए शासित राज्यों में है। लेकिन जो कोरोना है आज भारत में, जो कोरोना की एक्टिव केसेस हैं, ये है 48%, मतलब देश के आधे केसेस यूपीए रूल स्टेट्स में है। लगभग 46% जो मृत्यु हुई है कोरोना की,
वो भी कांग्रेस यूपीए शासित राज्यों में हुई। क्या मैं इस बात से ये कहूं कि कांग्रेस के कारण कोरोना होती है या कांग्रेस लापरवाही करती है इसलिए कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादा लोग कोरोना के कारण मृत्यु के आड़ में आ रहे हैं? क्या यह कहना सही होगा? क्या राहुल गांधी के लिए एक्सेप्टेबल रहेगा? और झूठा बयान राहुल गांधी का कि भारत में बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, विश्व में घट रहे हैं, बिल्कुल झूठा है। जब हमने लॉकडाउन घोषित किया था मार्च 24 तारीख रात को, तब पूरे विश्व में उस दिन लगभग 51,000 केसेस, 51,861, 42,000 मान लीजिए उतने नए केसेस आए थे। हाँ, पिछले 7 दिन में एवरेज प्रतिदिन विश्व में 1 लाख केसेस नमूद हो रहे हैं। तो ये क्या माजिद मेमन साहब क्या संकट इसका? कोरोना के केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, दुगना हुए हैं। जब हमने लॉकडाउन इंपोज किया तब से दुगना हुए हैं। तो इसलिए ये कहना कि भारत में कोरोना कम हो रही है, हमारे यहां बढ़ रही है, बिल्कुल झूठा बयानी है। हमने सही टाइम पर हमने लॉकडाउन इंपोज किया था, ठीक है, और इसलिए हमारी सबसे कम मुझे बोलने दीजिए। अभी तो एक स्टडी ये कंफ्यूज हो गए हैं, 78 थोड़ा सा बदहवास हो गए हैं। ठीक है, एक साथ जवाब दीजिएगा, एक साथ जवाब दीजिएगा, ठीक है, एक साथ जवाब दीजिएगा। एक बार माजिद मेमन साहब से कमेंट में ले लूं। माजिद मेमन साहब वो आंकड़े पेश कर रहे हैं कि यूपीए शासित राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में क्या परिस्थिति है और बीजेपी शासित राज्यों में क्या है। कह रहे हैं देश को उन्होंने लॉकडाउन से बचाया है। राहुल गांधी कह रहे हैं लॉकडाउन फेल हो गया है। महाराष्ट्र सबसे आगे था लॉकडाउन डिक्लेयर करने में। क्या माने हम? आप किधर खड़े हैं? देखिए, राव साहब के इस बयान पर मुझे हैरत हो रही है। क्या वो ये कहना की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस तलाश करता है कि कहाँ कांग्रेस का सरकार है और कहाँ बीजेपी की सरकार है? कोरोना वायरस या इस बीमारी को इससे कुछ लेना देना नहीं कि किसकी सरकार चल रही है। दूसरी बात कि ये पूरे देश की एक समस्या है। इट्स अ बिग नेशनल डिजास्टर, इट्स अ बिग नेशनल प्रॉब्लम। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि राहुल गांधी ने अगर कुछ बातें कहीं आंकड़ों में कोई कुछ आंकड़े सही न भी हों, तब भी उस पर इतना राजनीतिक गेम के कानून मंत्री नकवी साहब, पीयूष साहब, यहाँ देवेंद्र फडणवीस, ये सारे होमवर्क करके लगा रहे हैं कि देखिए ये आंकड़ा उसने गलत बोला, ये आंकड़ा। अरे भैया, इतना समय जो आप राहुल गांधी की गलतियों को ढूंढने में लगाए, बजाय उसके अगर कोई पॉजिटिव कोरोना के लिए सुझाव लेकर आते, आप तो खुद सत्ता में बैठे हैं, तो बेहतर होता देश के लिए, जनता के लिए। पहली बात। दूसरी बात, देखिए लॉकडाउन से किसी को कोई, प्रधानमंत्री ने जो अगर अच्छे काम किए हैं तो हमने हमेशा उसकी सराहना की है और हम आज भी करेंगे। मगर प्रधानमंत्री जहां चूके हैं वहां अगर विरोधी पक्ष के नेता, राहुल गांधी कहिए या कोई और नेता कहिए, कुछ सुझाव देने या कुछ गलती बताने की कोशिश करता है तो वहां इस तरह की आपत्ति खड़ी हो जाती है कि ये राजनीति कर रहे हैं, ये लोगों को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, नर्वस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। कोई इस देश में बसने वाले 130 करोड़ लोगों की जानों की जिम्मेदारी हम सब पर है, चाहे हम यहाँ बैठे हो या वहां बैठे हो। इस बात को समझने की आवश्यकता। अब राहुल गांधी को लेके 2 दिन से महाराष्ट्र सरकार गिराने की बात हो रही है। क्या तमाशा है? मेरी समझ में नहीं आता कि राजनीति कौन खेल रहा है। राहुल गांधी क्या राजनीति खेल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन का घोषणा की तो कहा 21 दिन में हम इस कर को नीचे लाएंगे, और वो 21 दिन में कर नीचे नहीं लाया। मैं समझता हूं कि ठीक है, राहुल गांधी का फैक्चुअली बयान ये सही है, मगर यू कांट ब्लेम नरेंद्र मोदी फॉर दैट। प्रधानमंत्री ने कोशिश की और प्रधानमंत्री की अपेक्षा थी कि हम लॉकडाउन के जरिए इसको कंट्रोल कर लेंगे, वो सफल नहीं हो पाए। तो अगर हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री सफल नहीं हो पाए तो हम आपके दुश्मन हो गए, जी बहुत गलत तरीका है। अप्रोच सारा गलत है। भारतीय जनता पार्टी के सभी मित्रों से हाथ जोड़ के मैं कहता हूं कि हम सबको मिलकर कोई रास्ता निकालना। एक और बहुत मैं राव साहब से सवाल पूछना चाहूंगा। आप इतनी वकालत और इतनी हिमायत कर रहे हैं मोदी सरकार के कार्य की, और राहुल ने जो कहा कि लॉकडाउन फेल हुआ, मैं उस पर थोड़ा सी रोशनी डालना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन के शुरू होने के बाद पहली बात तो आपने जो वक्त दिया था अनाउंसमेंट और इन्फोर्समेंट का 4 घंटे का, क्या वो सही था? इतना बड़ा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक करोड़ों लोग अपने घरों को छोड़कर काम करते हैं। कि क्या ये प्रधानमंत्री की जानकारी में नहीं था? उन लोगों को कुछ समय नहीं देना चाहिए था कि हम 4 दिन बाद से लॉकडाउन करेंगे
देश ठप हो जाएगा, यातायात बंद हो जाएगी, आप एक जगह फंस जाएंगे, आपको कहीं जाना आना हो तो चले जाएं, कुछ पैसे लाके रखने हो गरीबों को तो लाके रख लें। ये सफिशिएंट नोटिस नहीं दिया गया, ये हमारी एक पहली शिकायत है। दूसरी हमारी शिकायत ये है कि आपने लॉकडाउन की शुरुआत जो 25 मार्च से की है वो विलम्ब से की है। आपको मार्च के पहले हफ्ते में ही करना चाहिए थे। हमने राज्यसभा में पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि बजट सेशन को बंद करें आप, ये बड़ी महामारी जो आ रही है, हमने देखा जनवरी फरवरी में चल रहा था, इतना बड़ा शो ट्रम्प को बुला के फरवरी में किया गया, उससे पोस्टपोन करना चाहिए था। मार्च में पार्लियामेंट को अपने कुछ छोटे बिलों को पास कराने के चक्कर में उसको नहीं रोकना, वो भी गलत हुआ और हमने विलम्ब कर दिया लॉकडाउन को लागू करने में। ये थोड़ी सी कहीं कहीं हमारी कमजोरियां जरूर हुई है। रेल के बारे में रेल मंत्री आज बड़े गर्व से कहते हैं इतनी रेलें छोड़े हमने। अरे भैया, पहले लॉकडाउन से 60 दिन तक के कितने मजदूर सफोकेशन से मर गए, भूख से मर गए, रेल से कुचल के मर गए, हादसों से मर गए। विश्व में कहीं ऐसा हुआ कि लॉकडाउन में कोरोना के अलावा अननेचुरल डेथें इतनी सैकड़ों हो गई? ठीक है, तो ये तो हमारी कमजोरियां हैं ना। ठीक है, मोहसिन रजा साहब इसका जवाब दें। ठीक है, जीवीएल साहब इसके बाद मोहसिन रजा साहब इसका जवाब आप दें। मंत्री हैं आप यूपी सरकार। शासित प्रदेशों ने उन श्रमिक भाइयों के लिए, कामगारों के लिए तो शायद ये स्थिति नहीं आती। आज मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में पिछले जब से ट्रेनें चली हैं, स्पेशल ट्रेन चली, उनको सबसे ज्यादा मांगा उन्होंने, सबसे ज्यादा श्रमिक हमारे राज्य में आए और उनको क्वारंटाइन किया, उनको सहायता राशि दी, उनको राशन दिया, उनको राशन देकर उनके घर वापस भेजा है और उनके लिए आगे की व्यवस्था क्या हो उसकी भी तैयारी कर दी है कि ताकि उन्हें अब कहीं और अगर ना जाना पड़ेगा तो हमारे पास एमएसएमई की 90 लाख इकाइयां हैं जिनके तहत हम उनको समाहित करेंगे, उन्हें काम भी देंगे। और दूसरी बात मैं माजिद मेनन साहब को भी बताना चाहता हूं, उन्होंने भी तारीफ करी है। और कांग्रेस की जो परेशानी है वो ये है अंजना, क्योंकि आज हमारे देश का नाम खासकर के पूरे विश्व में आदरणीय मोदी जी की प्रशंसा हो रही है। कोरोना के विरुद्ध जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया उसको लेकर उनकी जो प्रशंसा है वो पचा नहीं पा रही है कांग्रेस, इसलिए अनर्गल बातें कर रही है। जीबीएल ने भी बहुत अच्छे से सारी बातें विस्तार से रख दी हैं। ये बैकफुट पर उनके प्रवक्ता भी बेचारे परेशान हैं, वो क्या करें। ये 3 मालिकान है कांग्रेस के, यही नहीं तय कर पा रहे हैं। पहले तो कंफ्यूज है तीनों, चाहे वो प्रियंका जी हो, चाहे वो सोनिया जी हो और चाहे राहुल जी हो। पहले ये तय कर लें बोलना क्या है। होता क्या है कि कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, उसके बाद इनके प्रवक्ता बैकफुट पर चले जाते हैं बेचारे। तो इस वक्त काम करने की जरूरत है। आप अपने को खुद मत गिरवाइए, बेवजह के लिए कांग्रेस एक्सपोज होती नजर आ रही है। पवन खेड़ा जी, अब दोनों की ही बात का जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, मैं तो आपने अपनी ही बातों में आप बार बार घिर जा रहे हैं, ये आरोप है राहुल गांधी। कोई नहीं घिर रहा, ना हम बात करने में कोई रुचि रखते हैं क्योंकि अभी काम करने का समय है। राहुल गांधी ने तो जब आपको चेतावनी दी थी जीवीएल नरसिम्हा, पहले तो बात ये समझ लीजिएगा जीवीएल नरसिम्हा जी, विपक्ष की शराफत को उसकी मजबूरी मत समझा करिए। ये हमारा एक गहना है, हमारी शराफत, ये हमारी कोई बेड़ियां नहीं है, ये पहले समझ लीजिएगा। तो बैकफुट फ्रंट फुट तो मैं अभी आपको सिखा देता हूं अगले 3 मिनट में, ठीक है? सुन लीजिए। अगर ये नमस्ते ट्रंप के चक्कर में आप लालच में नहीं पड़े होते कि ट्रंप को घुमाना है वहां स्टेडियम में, तो आप 1 महीना पहले जाग जाते। जब राहुल गांधी आपको जगाने की चेष्टा कर रहे थे, आप गहरी नींद में थे, क्योंकि आपको तो ट्रंप दिख रहे थे, आपको तो भीड़ दिख रही थी, क्योंकि आपको वहां स्टेडियम में भरना था। अहमदाबाद की हालत जाके पूछिए। बैकफुट मैं दिखाता हूं आपको क्या होता है बैकफुट। जब आपको नरेगा के लिए राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने बोला कि नरेगा खोल दीजिए, पैसे देना शुरू करिए, तब आपको होश आया कि नरेगा भी है कुछ, जिसको आप गालियां देते थे सुबह से शाम तक कि नरेगा बहुत बड़ी विफलता है, अब उसी नरेगा का सहारा लेकर बैठे हो। आज रविशंकर प्रसाद आकर झूठ बोल रहे हैं कि 5 मीटिंग्स हुई है मुख्यमंत्रियों से। काश कि जब हम मांग कर रहे थे विपक्ष से और मुख्यमंत्रियों से मीटिंग करो, तब आप मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में मशगूल थे। अरे ये कोई नोटबंदी का निर्णय है कि 8 बजे आए, ताली बजाई, बोला 12 बजे बंद। लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो आप, शर्म नहीं आती आपको? जाती है ट्रेन गोरखपुर, पहुंच जाती है रौरकेला, और यहां आकर बहस कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी को तो अपने प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर देना चाहिए। शर्म के मारे आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, और बाहर निकलो तो माफी मांगिए पहले मजदूरों से। यहां आकर सबसे पहले डिबेट शुरू करो तो माफी मांगकर शुरू किया करो मजदूरों से। इस देश के मजदूरों पर जो आपने कहर बरपाया है,
शर्म नहीं आती आपको? आंखों में आंखें डाल करके बात करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी इन मजदूरों के साथ जहां वोट लेने चले जाते हो इनसे। वोट लेने के वक्त नहीं याद था और आप एक डबल रोटी और हरी मिर्च देकर उनको ट्रेन में बैठा देते हो। जो ट्रेन 40 घंटे में पहुंचनी चाहिए वो 4-4 दिन में पहुंच रही है और अलग गलत जगह जा रही है। इस देश में 70 साल में ये कभी नहीं देखा है कि रेल जाती कहीं और है, पहुंची कहीं और है। शर्म आनी चाहिए ऐसे रेल मंत्री को। तो आज इस्तीफा देना चाहिए। आज वो नजारा देखकर कि बच्चा अपनी मरी हुई मां को जगाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ जीवीएल आंकड़े दिखा रहे हो मुझे। जब 5 लोग मरे थे तब भी कहते थे स्थिति बहुत अच्छी थी। अब इन मोहसिन जी की बारी नहीं है। मोहसिन जी की बारी जब आएगी तब बात करेंगे। जब 5 लोग मर रहे थे तब भी स्थिति बहुत अच्छी थी। जब 5000 लोग मर रहे तब भी स्थिति बहुत अच्छी है। बेवकूफ समझते हो आप? मूर्ख समझते हो इस देश को? जारी करें। अरे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। इसको चुप कराइए। इस व्यक्ति को ये बदतमीजी नहीं बर्दाश्त होती। इनको चुप कराइए, नहीं तो मैं भी बीच में बोलूंगा। अंजना जी इनको कहिए बैठक पर ही रहेंगे। नहीं, बारी बारी से, हर कोई बारी बारी से बोले, बारी बारी से बोले। मोहसिन जी मैं फौरन इसके बाद आऊंगी क्योंकि जीवीएल जी से उन्होंने डायरेक्ट सवाल पूछा है, बस जीवीएल साहब जवाब दें। अभी मेरी बात नहीं खत्म हुई। अच्छा, अभी नहीं खत्म हुई है, ठीक है। देखिए अब आपने ललकारा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जीवीएल साहब, आप ही ने ललकारा था। फ्रैंकफर्ट पर जब खेड़ा साहब आते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, पूरी कीजिए। नहीं, क्योंकि अंजना जी इनकी असली तेवर यही है। असली तेवर मैं चाह रहा था से मेरा निवेदन है, एक अच्छी बहस करते हैं, एक अच्छी बहस करते हैं अपने अपने दायरे में। तो अभी आपने देखा नहीं है। ठीक है, मजदूरों पर माफी की बात आपने कही, अब जवाब सुनते हैं जीवीएल साहब। माफी मांगनी चाहिए पहले। ठीक है, उसका जवाब दे रहे हैं। वो जवाब तो सोनिया देखना भी नहीं चाहता है। माफी देश को आप पर भरोसा भी नहीं है। माफी तो सोनिया गांधी को मांगनी चाहिए। अरे चुप रहिए, चुप रहिए। माफी राहुल गांधी को मांगनी चाहिए। ये अंग्रेजों के आपको आनी चाहिए। मोहसिन रजा, अंजना जी मैंने बीच में नहीं बोला। ठीक है, अब पवन जी आप इनका आवाज बंद करिए, इनका आवाज बंद करिए। नहीं, पवन जी आप कौन होते हैं? आप इस प्रकार पवन जी नहीं निकल सकते हो। पवन जी आपने कहा मजदूरों पर उनको माफी मांगनी चाहिए, वहीं से सवाल का वो जवाब दे रहे हैं। आपने अपनी बात पूरी की है कहते हुए कि मजदूरों से उनको माफी मांगनी चाहिए। नहीं हुई है। अब जवाब सुनते हैं। पहले मैं अपनी बात खत्म करूंगा एक लाइन में, उसके बाद करिए एक लाइन में खत्म, करिए एक लाइन में खत्म। और सोनिया दी, अरे बीच में मत बोलो। राज्यसभा एमपी हो, चुप रहो। थोड़ा इज्जत भी होती है। बीच में कहा आप तो कहाँ छोड़ रहे हो? अरे चुप रहिए प्लीज, तू तड़ाक पर मत उठाइए। मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ, ये सही नहीं है। इतना क्यों घबराहट हो रही है? लायक नहीं है। पवन खेड़ा जी एक लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। कौन है? बोलने दीजिए। मोहसिन रजा जी अंग्रेजों के सर्टिफिकेट लिए मत घूमिए कि विश्व में ताली बज रही है। मजदूरों से आंखें मिला के नहीं बात कर सकते हो। और जीवीएल नरसिम्हा जी आप भी ध्यान से सुन लीजिए। जिस देश का प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं हो कि आप इनको क्या आधा घंटा प्लेटफॉर्म देंगे? अब जवाब देंगे जीवीएल साहब। नहीं, अब जीवीएल साहब जवाब देंगे प्लीज। पवन जी फ्रंटफुट पर आके नुकसान पहुंचाए ना देश को। आप अंजना जी आप जीवीएल आप प्रोग्राम में आप देखिए, इन्होंने 4 मिनट बोला है। आप मुझे 4 मिनट का समय नहीं देंगे तो आप मेरे साथ अन्याय कर रही है। पहला सुन लीजिए, शर्म कांग्रेस पार्टी को होनी चाहिए। माफी सोनिया गांधी को मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को मांगनी चाहिए, प्रियंका वाड्रा को मांगनी चाहिए। क्योंकि जो झूठा नाटक किया था सबको किराया भरने का, किसी का किराया नहीं भरा। कांग्रेस के सरकार जब श्रमिक ट्रेन, हमने 3000 ट्रेन चलाए, उसमें आधा से ज्यादा केवल उत्तर प्रदेश ने लिया है। आपकी सरकार कहां थी? छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब की सरकार स्पेशल ट्रेन में अपने राज्य में अपने श्रमिकों को आने नहीं दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए। केवल नाटक करके 1000 बसेस देने की बात कहती है प्रियंका वाड्रा, और जाकर के वहां ऑटो या स्कूटर या अनरजिस्टर्ड बसेस को दिया जाता है। ये शर्म कांग्रेस पार्टी को आनी चाहिए। और आप अपने प्रदेशों में संक्रमण को नहीं रोक सकते हैं। आप केवल हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा सकते हैं। राहुल गांधी ने जो गलत बयानी किया है कल, राहुल गांधी को देश के सामने माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो आपको नहीं छोड़ेंगे। आपकी मातृभूमि इटली में क्या हाल हुआ, आप चाहते थे भारत में यह हाल हो? आपने कुछ जो सर्वेस प्रचुरित किया है, जो कुछ एस्टिमेट्स, प्रोजेक्शंस आपने जो प्रचुरित किया है, जिसमें कहा गया भारत में 12 करोड़ लोग संक्रमित होंगे, 1 करोड़ लोग मरेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लॉकडाउन के कारण हमने इसको रोका। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णय के कारण इसमें सभी सरकारों ने सहयोग दिया है। आपको यदि हिम्मत है तो बताओ,
हमारे सरकार जहां हम सत्ता में है, हम 1 साल तक लॉकडाउन में रहेंगे। अब बोलो, ये झूठे बयान करके नाटक करने नहीं निकलो। टेलीविजन पर आते हो, हिम्मत है तो जी अब बोले, तर्कों पर बात करो, जवाब दे लेकिन यहाँ आकर के नाटक करके नहीं है। आप नाटक करके, राहुल गांधी एक नाटक करते हैं, आप आकर के दूसरी नाटक करते हैं। आप दोनों को एक सेकंड जवाब दीजिएगा। आप दोनों एक सेकंड, बस एक रिमाइंडर बीच में दे दूं, एक रिमाइंडर बीच में दे दूं। देखिए, कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, मरने वालों का आंकड़ा भी देश में बढ़ रहा है। आप उनसे कहते हैं शर्म करने को, वो आपसे कहते हैं शर्म करने को। ना आपके शर्म से, ना आपकी माफी से कोरोना भागेगा, ना मजदूरों की समस्या। इसलिए थोड़ी गंभीरता से तू तड़ाक की भाषा को दरकिनार करके ये सोचिए कि पूरा देश आपको इस वक्त सुन रहा है और फिर अपनी बात कहिए। पवन खेड़ा जी। अंजना जी, आपका शो सबसे ज्यादा रिस्पांस मेरे पास आपके शो के बाद आता है। मैं इस शो की गंभीरता को समझता हूं, उम्मीद करता हूं जीवीएल जी भी समझेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, जरा इनसे जवाब दिलवा दीजिए। पीपीई घोटाले में लिप्त, चलिए तो एक उदाहरण दिया, आज का ये जवाब नहीं दे पाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी जी, किसका वेंटिलेटर, जो कि वेंटिलेटर भी नहीं था, क्या बेचने निकले थे? कौन है वीरानी परिवार? क्या संबंध है इसके नरेंद्र मोदी जी से कि इतनी मजबूरी है कि लोगों के जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ करते हो? और सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में जहां आपने ये मशीन लगाई, झूठ बोलकर मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला कि ये वेंटिलेटर है, वो तो वेंटिलेटर भी नहीं निकला, लोग मर रहे हैं वहां। शर्म नहीं आती आपको? हमें बोल रहे हो कि हम पूछ भी क्यों रहे हैं? कौन से आंकड़े हैं, जरा बताइए ना। आप टेस्ट होने नहीं देते, टेस्टिंग किट में घपला, वेंटिलेटर में घपला, पीपीई किट में घपला। अंजना जी, नालेबाजों की सरकारें हैं। अंजना जी, हिमाचल के, पहले जवाब दिलवाइए अंजना जी। हिमाचल के अध्यक्ष को, बीजेपी के अध्यक्ष को, अंजना जी मैं जवाब देना पड़ा? अंजना जी, क्या भ्रष्टाचार था बताइए? नहीं देखिए पड़ा आज क्या भ्रष्टाचार? अंजना जी, अरे शर्म करो। अंजना जी, अंजना जी, ये इनके पास कोई तर्क नहीं है। सर शर्म करो जैसी भाषा देखिए, शोभा नहीं। शर्म तो करनी पड़ेगी, शर्म तो आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? अरे हमें कहें, वो तो हमें तो पिछले 6 साल से कहने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अंजना जी मेरे बारे है, इनको रोकिए, नहीं तो मैं आगे नहीं बोलने दूंगा इनको। अरे क्या नहीं तो नहीं, आप इनको रोकिए। देखिए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाले कांग्रेस पार्टी, हिमाचल सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी। आप देखिए अंजना जी, आप इनको आप नहीं रोक रहे हैं, आप नहीं रोक रहे हैं, मैं आगे नहीं बोलने दूंगा। बोला है उसका जवाब वो देंगे, अगर नहीं मिलेगा तो मैं उनसे पूछूंगी। एक सेकंड पवन खेड़ा प्लीज, एक सेकंड, मैं मान गया, बिल्कुल मान गया। अंजना जी, ये क्या पवन खेड़ा का शो है? क्या वो स्पॉन्सर है इस शो का? ये चुप कराएंगे? पवन खेड़ा स्पॉन्सर कर रहे हैं क्या इस प्रोग्राम का? क्या वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कितने बार वो बोलेंगे? जब तक नहीं, क्या पवन खेड़ा स्पॉन्सर कर रहे हैं? शब्द नहीं बोलने देंगे अब हम भी। पवन खेड़ा नहीं, पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को माफी मांगने के लिए कह दो। मांगिए प्रधानमंत्री, पहले उनसे माफी मांगने के लिए कह दो, बाद में सवाल पूछो। अभी सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है आपके पास। नहीं अंजना जी, आप बोलिए इनको थोड़ा, आप इनको रोकिए। खेड़ा जी, अंजना जी, ऐसे लोग नहीं समझ पाएंगे, ये नहीं चाहते हैं लोग जानकारी ले। पवन जी, सवाल आपका अटक गया है कि सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं लेती हूँ। से माफी मंगवाइए, हिमाचल के अध्यक्ष, हिमाचल के अध्यक्ष को। नहीं, माफी तो सबको मांगनी पड़ेगी, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी, हर किसी को मांगनी होगी, हर सियासतदान को मांगनी होगी जिसने ऐसे वक्त पर पॉलिटिक्स उठा रखी है। नहीं, एक सेकंड सर प्लीज। देखिए, पॉलिटिक्स कोई गलत नहीं होती। नहीं, पॉलिटिक्स गलत नहीं होती है, वीरानी के लिए उठाते हो, पीपी की सोच में घपला करने के लिए करते हो पॉलिटिक्स। ये केवल डिबेट को लेकिन अगर किसी राज्य सरकार को, पवन जी एक सेकंड, पवन जी, राहुल गांधी अगर किसी राज्य सरकार को ट्रेनों की लिस्ट के लिए मजदूरों की लिस्ट मांगी जाए, वो कहे कि हम 125 ट्रेन चाहते हैं, फिर वो 40 ट्रेनों की लिस्ट क्यों देता है? ये जवाब राज्य सरकार को भी देनी होगी। आपकी तैयारी नहीं थी और आप आरोप के साथ तैयार हो गए। माजिद भाई दें, उससे पहले तो मैं जवाब देता हूँ। ट्रेनें जब इनसे मांगी जाती है, अंजना जी, क्या 1-to-1 हो रहा है क्या? 40 और हम भी हैं डिबेट में, 20 कैंसिल कर देते हैं। आखिर मजदूरों की जिंदगी क्या मजाक है? नहीं, यही तो हम भी कह रहे हैं, मजाक नहीं है तो उसका मजाक मत बनाइए ना सर। लिस्ट तैयार रखिए, अगर 125 ट्रेन मांगे तो 125 ट्रेनों की लिस्ट बना के रखते। उस रात ही अगर आप रेल मंत्री को दे देते तो फिर कोई समस्या नहीं आती, किरकिरी नहीं होती। बयानी कर रहे हैं,
रेल मंत्री के सारे झूठ तो पकड़े जा रहे हैं रोज। उस रेल मंत्री ठीक है, अब जीवीएल साहब जवाब देंगे। अब जीवीएल साहब जवाब देंगे। पवन जी अब थोड़ी देर ये नहीं मालूम कि पवन जी ट्रेन को वहां गोरखपुर में मिस्टर खेड़ा उनकी आप बात कर रहे हैं। देखिए अंजना जी जवाब दीजिए जीवीएल साहब। अंजना जी मैं अक्सर नहीं देखता हूं पवन खेड़ा को, इस बार आज तो बौखलाए हुए हैं, वो काफी घबराहट महसूस कर रहे हैं। तथ्यों को प्रस्तुत करने दीजिए। जो भ्रष्ट पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी 15 लाख करोड़ की भ्रष्टाचार करती है, जिन परिवार, गांधी परिवार को सैकड़ों करोड़ टैक्स अभी की बात करिए, पुरानी बातें तो कोर्ट में किया है उन्होंने। और जिस देश में एक पीपी ने सैकड़ों करोड़ आपको बकाया देना है टैक्स चोरी का, टैक्स चोरी का इल्जाम है गांधी परिवार पर। थोड़ा शर्म तो करिए। कोरोना नहीं, जवाब नहीं शर्म तो करिए। सैकड़ों करोड़ का टैक्स चोरी का आरोप है गांधी परिवार पर। लॉकडाउन और कोरोना पर आइए। नाम का तो कम से लॉकडाउन, कोरोना, मजदूर, जिसके बाद नहीं मैं आ रहा हूँ। ठीक है, बस पवन जी एक बार भी बीच में टोका टोकी ये गलत है। पवन जी मैं मान गया, आपकी बात मानूंगा, आपकी बात मानूंगा, लेकिन नहीं ये बौखला गए आज ये नहीं चाहते हैं जानकारी सच्चाई जनता के पास। क्या रिश्ते हैं ये नहीं जानते हैं सच्चाई जनता को मालूम हो। गुमराहट के लिए कोशिश कर रहे हैं, साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। नहीं सुन लीजिए अंजना जी, ये कोई प्रोग्राम पवन जी जवाब दिलवाइए। जीवीएल साहब आपको भी तो अपना जवाब देना होगा। बोलिए ना सर, बोलिए। नहीं पवन जी प्लीज, अब टोका टोकी नहीं सर बीच में। तो देखिए ना, मैं कोई पवन खोड़ा कोई एंकर नहीं है। ये जब वो आपकी कोई एंकर बनेंगे उनके प्रश्न का जवाब दूंगा। मेरा प्रश्न आप उनसे है, मेरा प्रश्न उनसे है, क्या आपके राज्य सरकार ने क्यों अपने मजदूरों को वापस नहीं लिया अपने प्रदेशों में? क्या मजदूर के साथ आपने धोखा नहीं दिया है? क्या सबके टिकट के पैसा बढ़ने का दावा करके आपने ट्रेन तक नहीं चलाई? क्या इसके लिए आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए? हमने कोई प्रदेश की स्तर की राजनीति नहीं की। मैंने आपको आंकड़े इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि राहुल गांधी बहुत सस्ती राजनीति, बहुत ही निचली स्तर की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनको, राहुल गांधी को ये पेट में दर्द है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज विश्व स्तर पे बड़े नेता बन गए हैं। आज पूरे विश्व भारत की सराहना कर रही है। मैंने आपको खुद बताया, विश्व में जब संक्रमण दुगना हो जाता है, क्या भारत में संक्रमण नहीं होगा? हम पिछले 2 महीने में आज 10 लाख मरीज को हम इलाज दिला सकते हैं हॉस्पिटल में। हमारे पास कुल केसेस केवल 80,000 है, उसमें हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के जरूरत वाले लोग बहुत कम हैं। तो इसलिए तो भारत ने कम से कम 80,000 लोगों की जान बचाई। आप तो जान बचाने का काम कभी करते नहीं है। ये इंदिरा गांधी के समय से लेकर कांग्रेस के सरकारों के समय अगर इस तरह की बात में हजारों लोग मौत के लिए, और मैंने 1974 में अंजना जी एक आंकड़ा प्रस्तुत करता हूँ। पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। पवन जी अगर मैं जवाब नहीं लूंगी तब गलत है ना, आप उनको बोल लेने दीजिए। इन्होंने जवाब दिया, बात पूरी कर लेने जवाब दिया। आप अंजना जी इन्होंने जवाब दिया। अंजना जी हिमाचल का जवाब मैं बता रहा हूँ आपको, 1974 पवन जी उनको पूरा कर लेने दीजिए। पवन जी गलत है, देखिए मैंने आपको पूरा बोलने दिया था। अंजना जी इतिहास बताएंगे, नहीं माफ करिएगा अंजना जी, 74 का इतिहास बताएंगे कांग्रेस ने क्या हाल किया। देखिए बड़ी खबर आ रही है, सबकी आवाज नीचे कीजिए। बड़ी खबर आ रही है, एक सेकंड एक नई खबर आ रही है, और इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी वो क्या कह रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान कोटा में फंसे छात्रों के ट्रेन को तब तक नहीं खुलने दिया जब तक बिहार सरकार ने 1 करोड़ रुपए नहीं दिए। ये आरोप पवन खेड़ा जी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी लगा रहे हैं। जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर आपकी, क्योंकि मुझे लगता है आप शो में हैं, आपको भी जानकारी नहीं होगी, इसलिए थोड़ा आपको जानकारी पहले लेनी पड़ेगी। बिल्कुल कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। पहली बात तो पहले भी इनके एक साथी संबित पात्रा फेक न्यूज पेडल करते हुए पकड़े गए जब उन्होंने चेक दिखाने की कोशिश की। वो चेक 5 मई का था, जबकि किस्सा 17-18 अप्रैल को खत्म हो चुका था कोटा वाला। तो इनकी बातों पर तो मैं भरोसा करूंगा नहीं, वो कोई भी मोदी, सुशील मोदी भले कौन हो। सरकार बोल रही है, हम जो भी बयान देते हैं हमारे प्रवक्ता किट पीपीई पहले आप बताओ ना, बच्चों के ट्रैवल के लिए पैसा लेने वाली कांग्रेस सरकार को शर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या अशोक गहलोत को शर्म, अशोक गहलोत को शर्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अशोक गहलोत को माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए? पहले ये बताओ। मोदी जी तारीफ कर रहे हैं अशोक गहलोत, बच्चों के लिए शर्म आनी चाहिए, बच्चों के लिए पैसा मांगना कर रहे हैं अशोक और गहलोत की। बिहार सरकार से, यूपी सरकार से पैसा वसूल करना क्या ये गलत था? नहीं गलत था?
पहले बताओ ना, मिल जाएगा, मत करो। क्या सोनिया गांधी इसके लिए माफी नहीं मांगेगी? क्या सोनिया जी माफी नहीं मांगेगी इसके लिए? सुन लो भाई, सुन लो, बहुत बोल दिया, आप सुन लो। ठीक है, अब एक बार मोहसिन रजा के पास मुझे जाने दीजिए। मोहसिन रजा पानी पी लो। नहीं, सुन लीजिए एक मिनट। अशोक गहलोत की तो तारीफ नरेंद्र मोदी जी ने की है, यहाँ बैठकर अशोक गहलोत जी को क्यों गाली दे रहे हो आप? नहीं, पहले माफी मांग के बाद में तारीफ की बात करो। पहले माफी मांगिए ना मोदी जी से। ना, बच्चों के लिए आप यूपी सरकार से, मध्य प्रदेश, यूपी सरकार से, बिहार सरकार से पैसा वसूलते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करती है तुम्हारी कांग्रेस पार्टी। मोहसिन रजा साहब, कांग्रेस सरकार प्रियंका गांधी ने जो 1000 बसों को फ्री देने का प्रस्ताव रखा था, वहां से एक जबरदस्त विवाद यूपी सरकार और कांग्रेस में छिड़ गई थी। राजस्थान भी कहीं ना कहीं मामले में आ गया, क्योंकि बसें वहीं से प्रोवाइड की जा रही थी, उसी बॉर्डर से आ रही थी। इस वक्त परिस्थिति ये है कि मजदूरों के लिए बसें हो नहीं पा रही हैं, ट्रेनें हो नहीं पा रही हैं, रोज अभी भी मजदूर अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, और ये पॉलिटिक्स उस तरह से चल रही है। ये आम व्यक्ति जो अभी टीवी पे ये देख रहा होगा इस बहस को, वो क्या तय कर पाएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? वो तो बस देख रहा है कि कुछ हो नहीं रहा। देखिए अंजना, कांग्रेस का चरित्र इस लॉकडाउन के दौरान, इस महामारी के दौरान फिर एक बार सबके सामने आया। कथनी और करनी में क्या फर्क है? मैं राजस्थान से ही शुरू होता हूँ। राजस्थान से हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश के जो वहां पढ़ रहे थे कोटा में, जब वो वापस आए और इन्होंने बसों का ड्रामा किया, बसों के ड्रामे में ये फेल हो गई कांग्रेस। यहाँ पर बसों की लिस्ट भेजी, वहां स्कूटर निकलने लगी, वहां इन्होंने इस तरह का ड्रामा किया, एक्सपोज हुए, तो इन्होंने हमारे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात कि इन्होंने बिल भेज दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप हमें उन बच्चों का बिल दीजिए जो कोटा से छात्र आप लेकर गए हैं, राजस्थान सरकार ने भेजा है। और एक तरफ कहते हैं कि आप पैसा दीजिए लोगों को, तो इनका दोहरा चरित्र तो सबके सामने आया, और वो पेमेंट आदरणीय योगी जी ने करवा दिया। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, शर्म करना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। ये बात नहीं कर सकते गरीबों की कभी, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री अपने कपड़े पेरिस में धुलवाया करते थे। ये गरीबों की बात करेंगे? इन्होंने सरेआम सड़कों पर सिखों को, अंजना जी, इस तरह के भाषण सुनाने बैठा रखा है आपने हम सबको। इन्होंने नसबंदी कराई सरेआम कोरोना पे गरीबों बात की। कर रहे हैं ना, तो ये कोरोना बात पे रहिए करेंगे ना। गरीबों की। गरीब अपनी दुकानें मजदूर छोड़कर बाहर कोरोना का क्या लेना देना है मोहसिन जी? उनकी नसबंदी कराई कांग्रेस ने। ये किस मुंह से बात करेगी कांग्रेस? इससे कोरोना का क्या लेना देना है? इससे आज की समस्या का, लॉकडाउन का, मरीजों का, मजदूरों का क्या लेना देना है मोहसिन पवन साहब? खेड़ा जी इतनी देर से बकबक कर रहे थे, मैं बोल नहीं रहा था। हाँ, तो आज ये कैसी आज भाषा पर है? उनको घेरिए ना, ये कैसी भाषा है? आज पर घेरिए ना, राज्य सरकारों की भूमिका पर घेरिए माफ ना। करिए, ये कैसी भाषा थी अंजना जी? बकबक। मोहसिन जी, ये कैसी भाषा आप परमिशन दे मोहसिन रही जी, हैं? मौजूदा ये अनुमति परिस्थिति में आपकी आप है? यूपी सरकार में मंत्री हैं, नहीं, हमने नहीं, आपको नहीं, इसलिए नहीं, बुलाया नहीं, कि नहीं, थोड़ी रोशनी अंजना सामने आए जी, कि आखिर क्यों इस अंजना तरह से जी, इस तरह से कशमकश की स्थिति अंजना जी, बनी हुई है। राजस्थान अंजना सरकार जी, वर्सेस एक यूपी मिनट की सरकार। बात एक क्यों सेकंड कर रहे की हैं? अंजना जी, बार-बार ये कह नहीं रहे अंजना हैं। जी, ये अनुमति एक आपने बार आपको करने मोहसिन की साहब को ले लें। पवन खेड़ा जी एक बार जो बातें कर नहीं, रहे इस हैं, तरह की इस ये तरह क्या की बात गरीबों करने की की बात जिम्मेदारी करेगी आपकी कांग्रेस? जिम्मेदारी है, जिस तरह की भाषा जिसके नहीं, मैंने उनको टोक दिया है, मैंने कह दिया है कि इससे नहीं, मरीजों का कोई नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, नहीं। अब वापस बहस बात वो नहीं करें, है, गुमराह बात मत नहीं है, कीजिए। वो बकबक यूपी क्या बोल रहे सरकार हैं? वर्सेस ये मुझे क्यों बोल रहे हैं? राजस्थान सरकार, महाराष्ट्र सरकार वर्सेस केंद्र सरकार, अंजना क्या जी, यही महत्वपूर्ण है? अब अंजना जी, जबकि थोड़ा सा सबको क्या अंजना लग रहा है कि जी, कोरोना की बीमारी अब अपने आप भाग जाएगी, अब पॉलिटिक्स में लग जाए। अंजना जी, आपके मोहसिन शो जी पर से कोई क्या? आदमी कह रहा है कि पवन खेड़ा बकबक कर रहे हैं और आप सुन रही हैं। आपके शो पर इस तरह की भाषा, इस तरह की बदजुबानी हो रही है और तो आप सुन शुरू रही से हैं। यही आप सभी ये एक तो दूसरे गलत को बात कह है। रहे हैं, कोई भी किसी को कह रहा है, ये गलत है। ये शब्द मैं आप नहीं सबसे बोलेगा, ये मैंने मैंने इसीलिए बोला, बहस ये रोककर पवन जी, ये शब्द नहीं होगा। मैंने इसीलिए बहस को रोककर आप सबसे विनती की थी कि पर्सनल रिमार्क्स मत कीजिए एक दूसरे इस तरह पर। की बदजुबानी स्तर कैसे गिरता होने है। नहीं देंगे? अंजना जी, ऐसे नहीं स्तर होगा। गिरता है। लगातार मैं देख रहा हूँ पवन जी को। पवन जी, आप लगातार बोल रहे हैं सर। पवन जी, ये तो गलत इनको है। कहिए, इनको कहिए इस तरह की टॉपिक पर आइए बदजुबानी प्लीज, ना- आप सभी एक बार फिर से सबकी आवाज नीचे कीजिए। देखिए, आप सबसे मेरा फिर से निवेदन है, पर्सनल अटैक मत कीजिए एक दूसरे पर। मोहसिन रजा साहब, क्या यूपी सरकार वर्सेस राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार, इससे आगे बढ़ पाएंगे हम? आज की स्थिति पर बहस कीजिए मोहसिन साहब। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया, मैंने कोई बात असंसदीय नहीं कही और ना मैं कहता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए थोड़ा सा मेरा लाउड हुआ मैं कि पवन जी बिल्कुल नहीं मान रहे, अपने असत्य बातों को थोपना चाहते हैं,
जो सत्य बातें, जो आज आदरणीय मोदी जी की प्रशंसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दुनिया में प्रशंसा हो रही है, वो पच नहीं पा रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने जो काम किए हैं वो पच मोहसिन जी, नहीं अब पा जरा रहे मेरे हैं। सवाल का भी इसलिए जवाब यहाँ दे पर दीजिए। प्रियंका जी आ जाती हैं, वहां पर राहुल जी वहां परेशान हो जाते हैं, वहां सोनिया जी परेशान हो जाती हैं। और परेशानी किसको हो रही है? इन लोगों की राजनीति में सबसे ज्यादा गरीब परेशान हो रहा है, जिसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं हर राज्य में। और मैंने कहा आपसे कि मैं अपने हमारे राज्य में आदरणीय योगी जी ने इतने लोगों को बुलाया और उनको क्वारंटाइन किया, उनको सहायता राशि दी, राशन दिया और राशन देकर उन्हें घर भेजा, उनकी आगे की व्यवस्था कर रहे हैं। आखिर ये काम और हमारे जो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, उन्हें भी इतना बड़ा दिल करके मजदूरों के साथ में, श्रमिकों के साथ में खड़ा होना चाहिए ना। आप तो अब मैं बोलूं? गए। ठीक है, अब इसका जवाब दीजिए। अंजना जी, आपकी अनुमति हो? मजदूरों पर, अंजना श्रमिकों जी। पर। हाँ बिल्कुल अंजना जी, हमारी सिर्फ गुजारिश शुरू से बार बार और फिर कह रहे हैं, यही लॉकडाउन 5-6 दिन पहले लॉकडाउन के आप मुख्यमंत्रियों से बात कर लेते तो शायद मजदूरों को सड़क पर नहीं जाना पड़ता। आप उनके कल के भोजन, इस महीने के किराए और मिडिल क्लास के ईएमआई, रेंट, छोटे दुकानदारों, किसी के बारे में आपने बिना सोचे समझे जो काम किया है उस पर तो हम प्रश्न उठाएंगे। आप अंग्रेजों के सर्टिफिकेट लिए जीवीएल भी घूमते रहे, मोहसिन साहब भी घूमते रहे, देखो अंग्रेजों से सर्टिफिकेट मिल गया, तो ये इनकी पुरानी पवन आदत जी, है, हमेशा अंग्रेजों लेकिन के मेरे सर्टिफिकेट सवाल लिए का घूमें। जवाब आप मुझे बात कल से नहीं दे पा रहे। नहीं, एक काउंटर क्वेश्चन है पवन जी, आप ये बताइए मुझे, तो फिर महाराष्ट्र सरकार ने, एक सेकंड, महाराष्ट्र सरकार या कुछ अन्य सरकारों ने लॉकडाउन जब तक प्रधानमंत्री ने अनाउंस नहीं किया उसके पहले ही लगा दिया था, दिल्ली सरकार ने भी उसके पहले लगा दिया था। तो फिर तो ये सरकारें भी जिम्मेदार हैं कि आपने कम वक्त दिया गरीबों को पैसा इकट्ठा करने के लिए, आपने गरीबों को कम वक्त दिया कहीं से कहीं जाने के लिए। अब मैं आपको मेरे सवाल का जवाब दीजिए, लॉकडाउन लागू करने का सही तरीका आपने क्यों नहीं अपनाया? बिल्कुल आपको ही सवाल का, आपके सवाल का जवाब आपको दे रहा हूं। राजस्थान में आप नरेगा के रिकॉर्ड्स देखिए, छत्तीसगढ़ में आप नरेगा के रिकॉर्ड्स देखिए, क्या प्लानिंग थी, किस तरह से वो नरेगा खोला गया। बीच में ना बोले। नंबर 2, जब केंद्र ने लॉकडाउन, पूरे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया तो तमाम अधिकार केंद्र के एनडीएमए के तहत अपने हाथ में ले लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अपने हाथ में ले लिए। उसके बाद आप राज्यों को नहीं कह सकते कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया। तमाम अधिकार केंद्र के अपने हाथ में एनडीएमए के तहत थे। तो प्रधानमंत्री ये तय कर लेंगे कि राजस्थान में गोगुंदा बंद रहेगा और अब बंद रहने की ये परिभाषा रहेगी, तो उसमें अशोक गहलोत कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथ में असीमित पावर होते हैं जब एनडीएमए लागू हो चुका होता है। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि आपको पहले मुख्यमंत्रियों से बात करनी चाहिए थी, तो सोच समझ कर कहते हैं। अगर आप कर लेते तो आज कितने लोग मरते नहीं। इन लोगों की जो जान गई है, कुछ लोगों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। पीयूष गोयल जी जो झूठ बोलते हैं, आपने रेल का मेरे से एक प्रश्न पूछा अंजना जी, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। ये भी एक झूठ है कि इन्होंने रात को 2 बजे ट्वीट, जरूर 2 बजे किया होगा, ये तो सुबह से शाम तक ट्वीट करते हैं, इसलिए छोड़िए इनकी बात। ट्रेन आपने तब भेजी, आपके पास तो कोई काम ही नहीं बचा है। जब हमने लिस्ट भेजी 100 की, आप भेजेंगे 40, अचानक 20 कैंसिल कर देंगे, भगदड़ मच जाएगी, स्टेशन पर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी मजदूरों की। ये आपकी प्लानिंग है। आपने रेलवे मिनिस्टर का तो आपने पूरा लेखा जोखा, जन्मपत्री सब आपके सामने। ठीक है, जीवीएल साहब को अब जवाब देने दीजिए। आपने दोनों इश्यूज पे जवाब दे दिया, वक्त की कमी है सर, वक्त का ब्रेक का हो रहा है। जीवीएल साहब जरूर। अच्छा देखिए अंजना जी, मैंने इनके बीच में नहीं बोला। मैं उम्मीद रखता हूं इतना मर्यादा वो भी रखेंगे। किस पार्टी के हाथों में मजदूर की खून है, यदि क्योंकि इस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, मैं जवाब देना चाहता हूं। महाराष्ट्र सरकार ने लापरवाही के कारण ट्रेन के पटरी पर चलने वाले 17 लोगों की या 17 या 16 हमारे मजदूर भाइयों की मृत्यु हुई है, क्योंकि वहां सरकार ने प्रबंधन नहीं किया था। स्पेशल ट्रेन के लिए उनको बस में ले जाना था, ये ले नहीं गए, उसको मजबूर किए पैदल चलने के लिए सड़क रेल पटरी पर। और जो मृत्यु उत्तर प्रदेश में 24 लोगों की हुई औरैया डिस्ट्रिक्ट में, वो भी राजस्थान सरकार के लापरवाही के कारण हुआ है। वहां जो बस में आ रहे थे मजदूर, उनको जबरदस्ती उनको ट्रक में बिठाकर भेजने का ये पाप यदि किसी ने किया है तो अशोक गहलोत ने किया है। आम आदमी बस यही सोच रहा है कि कोरोना की इस जंग के बीच भी देश की पॉलिटिक्स का स्तर
इस तरह से क्यों बेलगाम भाग रहा है? पॉलिटिक्स हाई है। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में चर्चा, देखते रहिए आज तक।